कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी की क्लास, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चौथा वीडियो है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम लोग भारत की नदियों के बारे में, मतलब भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सीरीज में सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से मैप के साथ समझाया गया है। अगर उन तीनों वीडियो को देखिएगा तो इसको भी समझने में आपको आसानी होगी और आप अच्छे तरीके से सारे तथ्यों को समझ पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम लोग इस वीडियो में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। अपवाह तंत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, मतलब निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह होता है वही होता है अपवाह। मतलब निश्चित वाहिकाओं मतलब बहने वाली जगह, जहाँ से नदी होता है, नाला होता है, ये सभी मतलब निश्चित वाहिका होता है। तो आज हम लोग इसमें नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, वाहिकाओं के जल को प्रवाह करने वाले तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। पहला भाग है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा भाग है मतलब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र क्या होता है। मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये सभी देख रहे हैं, हिमालय का जो मेरा रेंज है आप देखे होंगे अच्छी तरह। तो इस रेंज से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो क्या है, वो है हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चूंकि आप देखे हैं किसी न किसी झील से यह निकलती है, तो यहाँ जल की मात्रा जो होती है वो सालों भर इसमें रहती है, सालों भर। और ये नदियाँ जो है बाढ़ का कारण भी बनती है, ठीक है, बाढ़ का कारण भी बनती है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि मतलब प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, और ये नदियाँ कभी कभी सूख जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें सालों भर जल की मात्रा नहीं होती है तो कभी कभी ये सूख जाती है। तो मुख्य रूप से ये मतलब आप देखेंगे कि हिमालयी नदियाँ जो होता है वो सदाबहार नदियाँ कह सकते हैं उसको, हमेशा इसमें जल भरा रहता है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पुरानी नदियाँ हैं, याद रखिएगा। क्योंकि पुरानी नदियाँ इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पुराना गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और ये हिमालय नदियाँ जो हैं आप देखेंगे कि यहाँ पहले थेसिस सागर था, ठीक है, थेसिस सागर था। और ये नई जो है ये वलित पर्वत से बना हुआ है, नई वलित पर्वत है ये हिमालय। तो नई वलित पर्वत है तो यहाँ की नदियाँ जो है वो नई है अभी, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पुरानी नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुख्य रूप से देखिएगा कि हिमालय की जो नदियाँ होता है उसको हम लोग 3 तंत्र में बांट कर देखते हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, हिमालय पढ़ाया था और भारत के भौतिक विभाजन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत का जो उत्तरी भाग का जो मैदान है, ठीक है, मैदान है वो मुख्य रूप से इसी 3 नदियों के तंत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टियों से बने हुए हैं। मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का ये मैदान है, मैदानी एरिया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 तंत्र ही हैं नदियों का यहाँ, सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी तंत्र का सबसे पहले हम लोग सिंधु का नदी का उद्गम स्थल जान लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत के गोखुरचू झील के निकट, मतलब मानसरोवर के निकट ही है, ठीक है, गोखुरचू, और इसी के निकट से ये निकलती है। तो ये देखिएगा आप, गोखुरचू हिमनद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोखुरचू हिमनद है, और यहीं से ये निकलती है नदियाँ सिंधु नदी। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पाकिस्तान में ही बहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 114, याद रखिएगा 114 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई। यह भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। हिमालय नदियों में अगर देखेंगे तो सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बान या शेरमुख है। तिब्बत, चूंकि ये तिब्बत के एरिया से निकलता है गोखुरचू हिमनद से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ, इसको कहते हैं शेरमुख या सिंगी खम्बान, ठीक है। दाएं तट पर सहायक नदियाँ गिलगित, श्लोक और काबुल है। मतलब
यहाँ देखेंगे कि दाएं तट से एक नदी आकर मिल रही है, इसको श्लोक कहते हैं। फिर इधर आपको देखेंगे यहाँ गिलगित मिलती है, और फिर एक यहाँ से आप देखेंगे काबुल से एक नदी आती है जिसको काबुल नदी ही कहते हैं, वो इधर से आके मिलती है, मतलब दाहिने तरफ से आके मिलती है। जबकि बाएं तट से पंचनद मिलता है, पंचनद जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, सतलज, ठीक है, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, ठीक है, ये सभी पंचनद हैं, ठीक है। ये सभी नदियां आकर बाएं तरफ से मिलती है। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है, कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। तो देखिए ये नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मानसरोवर झील के निकट ही है बोखुरचू और आखसताल, ठीक है। तो यहाँ बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, तो यहाँ से एक जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है झेलम नदी, और ये झेलम नदी आकर इससे झेलम नदी बहती हुई आकर इसको यहाँ मिलती है पाकिस्तान वाले रेंज में। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग चिनाब नदी कहते हैं, और ये चिनाब झेलम की सहायक नदी है, और ये भी पाकिस्तान वाले रेंज में जाकर मिलती है। फिर ब्यास नदी निकलती है यहीं से, और ये ब्यास नदी आप देखेंगे, ब्यास नदी ये भी हिमाचल से निकलती है, और यहाँ पे ब्यास नदी या रावी नदी इसको कहते हैं, रावी नदी निकलती है, और रावी नदी भी आकर ये पाकिस्तान वाले रेंज में मिलती है। और फिर ब्यास नदी ये आकर मिल जाती है किससे, ब्यास नदी सतलज नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है। और इसी ब्यास और सतलज जहाँ मिलती है वहीं पे एक हरिके बैराज बनाया गया है, ठीक है, हरिके बैराज बनाया गया है, जहाँ से यहीं से आपको मालूम होगा हरिके बैराज से ही निकलती है, आपको मालूम होगा एक नहर निकलती है जिससे सिंचाई की जाती है, राजस्थान पंजाब वगैरह के एरिया को सिंचाई की जाती है, ठीक है। और आपको फिर ये सतलज नदी जो है आगे बढ़ती हुई मिल जाती है किसमें, झेलम नदी में, और तब जाकर इन सभी नदियाँ जो है झेलम नदी आगे बढ़ती हुई है यहाँ मिठन कोट जगह पर मिलती है। कहाँ मिलती है झेलम नदी, मिठन कोट जगह पर मिलती है, कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले एरिया में जाकर ये मिठन कोट जगह पर मिल जाती है। और आपको मालूम होगा कि ये पांचों नदियों को झेलम, चिनाब, रावी और सतलज को पंचनद कहा जाता है, ब्यास को, ठीक है, ये पंचनद नदियां हैं, और ये सभी भारत में बहती है। और आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान में इन सभी नदियों के पानी के को लेकर के काफ़ी विवाद भी रही है, कई बार आप देखेंगे तो काफ़ी विवाद भी रहा है। तो ये आप देख लिए हैं कौन कौन से ये सिंधु नदी तंत्र को अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र के प्रत्येक नदियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले झेलम नदी, इसका उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से होती है। यहाँ देख लीजिएगा, इसको ये झरना जो है इसको हम लोग वेरीनाग झरना कहते हैं, ठीक है, वेरीनाग झरने से है। और सहायक, इसकी सहायक नदी एक किशन गंगा है जो आकर इससे मिलती है। चिनाब नदी में यह जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी यहाँ पे आकर मिलती है, चिनाब नदी में ये जाकर मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। चिनाब नदी से यह संगम बनाती है, और प्रमुख तटीय शहर इसका श्रीनगर है, मतलब इसी झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर है, ठीक है, श्रीनगर शहर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। तो चिनाब नदी देखिएगा कि ये निकलती है, उद्गम स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से है, ठीक है, चंद्र और भागा दो यहाँ पे हिमनद है, उस वहीं से ये निकलती है चंद्रभागा से। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये चिनाब नदी से आकर झेलम मिल जाती है, और यही चिनाब नदी आगे बढ़ती हुई आकर इसको यहाँ से मिलती है, कहाँ, मिठन कोट में, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम चिनाब नदी को भी चंद्रभागा नदी कहते हैं, चिनाब नदी को भी चंद्रभागा नदी कहते हैं। अब इसका एक और नदी है रावी नदी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में बहती हुई, और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसकी और सहायक नदियाँ हैं जिसको हम लोग जिसमें जानते हैं कि ब्यास नदी जो है इसका उद्गम रोहतांग में है, और इसको ब्यास कुंड से निकलता है, ठीक है। ये ब्यास नदी आप देख रहे हैं, ये ब्यास कुंड से निकलती है, यहाँ ब्यास कुंड है, ठीक है, ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है। और हरिके के पास, यहाँ सतलुज नदी में इसको हरिके बैराज के पास इसका एक संगम बनाया गया है, कुल्लू घाटी से होती हुई बहती है। कुल्लू मनाली आप लोग देखे होंगे, जगह का नाम सुने होंगे, उसी से बहती हुई निकलती है। अब सतलज की बात कर लेते हैं। तो सतलज जो है मानसरोवर के निकट से निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है आप देखेंगे अच्छी तरह, तो यहाँ देखेंगे सतलज जो है मानसरोवर झील राकसताल है, राकसताल मानसरोवर के निकट है, राकसताल इसी से निकलती है ये सतलज नदी, ठीक है। और सतलज नदी सिपकिला के पास भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे के पास, याद रखिएगा। सतलज नदी जो है ये सिपकिला दर्रा है, यहाँ जो दर्रा है वो सिपकिला दर्रा है, और इसी सिपकिले दर्रे के पास भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। पूर्वी नदी के उद्गम के उदाहरण है, और तिब्बत में इसको लांगचेन खम्बान कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधु नदी तंत्र को आप लोग अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी तंत्र को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी देखिए पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है ये, और भारत में सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। गंगा नदी जो है वो भारत में सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, उद्गम इसका उत्तराखंड के गोमुख के पास से होती है। उद्गम देखेंगे यहाँ गंगोत्री है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगोत्री गोमुख इसी जगह है और यहीं से इसका उद्गम है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी है, मतलब इसका नाम गंगोत्री जो गोमुख से निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और देखिएगा इसका जो तंत्र है, और इधर से भागीरथी नदी आ रही है। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा बन जाती है। देखिए इधर से भागीरथी नदी निकल रही है और इधर से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी निकलती है, तो इधर से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी, ये है अलकनंदा नदी। ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वहाँ से देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और यहीं से ये गंगा के नाम से प्रचलित होती है। ठीक है, गंगा के नाम से प्रचलित होती है। लेकिन अलकनंदा नदी से भी कई सारी नदियाँ आकर मिलती है। तो अलकनंदा नदी से एक धौली गंगा आकर मिलती है। ठीक है, एक धौली गंगा आकर मिलती है। तो जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर एक नंदाकिनी नदी आकर मिलती है इससे धौली अलकनंदा से, तो एक नंदाकिनी नदी जो आकर मिलती है अलकनंदा से उसको नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। एक पिंडार नदी आकर मिलती है फिर अलकनंदा से, उसको कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और एक केदारनाथ से एक नदी निकलती है केदारनाथ से, और ये मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है, ये मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा कि देखिए जहाँ पे अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी मिलती है उसको देव प्रयाग कहते हैं, और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है वो रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये सभी तीर्थ स्थल भी है, याद रखिएगा ये सभी तीर्थ स्थल भी है। धौली गंगा जाकर अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी जब ये अलकनंदा से मिलता है तो नंद प्रयाग, और पिंडार नदी मिलता है तो कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब ये नदी यहाँ से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, बढ़ती हुई एक मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार के पास। ठीक है, ये हरिद्वार है और यहीं से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है कौन, गंगा नदी। अब देखिएगा कुल लंबाई इसका 2525 है किलोमीटर। यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये गंगा नदी पर एक फरक्का बैराज बनाया गया है, और ये आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में आप जाके देखिए सुंदरबन के पास ये मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में ये जाती है, उसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है और यहाँ से ये मेघना के नाम से प्रचलित होती है, ये बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। बाएं तट पर इसकी सहायक नदियाँ यमुना और सोन है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अन्य नाम इसका पद्मा और मेघना भी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आगे जब बढ़ती है तो इधर से एक आप देखेंगे कि बाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसको रामगंगा कहते हैं, ये कनौज के पास आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, कनौज के पास। और यहाँ से देखेंगे कि यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भी है, गंगा की लंबी सहायक नदी भी है, और ये प्रयागराज में गंगा से आके मिलती है। फिर एक उत्तर प्रदेश में फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है और ये गाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है, गाजीपुर में आकर मिलती है। फिर देखेंगे कि काली नदी, मतलब जिसको शारदा नदी और घाघरा नदी के संगम को जब आगे ये बढ़ता है तो घाघरा नदी के नाम से प्रचलित होता है, और ये छपरा के पास आकर मिलता है गंगा में। फिर देखेंगे कि इधर से बाएं तरफ से सोन नदी जाकर मिलती है पटना के पास, पटना में ये सोन नदी जाकर मिलती है। आप देखेंगे दानापुर के पास में ये सोन नदी जाकर मिलती है। ठीक है, फिर आप उधर से देखेंगे कि गंडक नदी है, ये गंडक नदी ये सोनपुर के पास जाकर मिलती है कुर्सेला में, और फिर कोसी नदी आकर मिलती है कुर्सेला में, ये कटिहार के पास में आके मिलती है, और सोन नदी सोनपुर में मिलती है गंडक नदी। ठीक है, फिर एक महानंदा नदी है जहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया है, ये मिल जाती है आपको फरक्का बैराज के पास। महानंदा नदी कहाँ बहती है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, और ये महानंदा नदी जो है आकर मिल जाती है वेस्ट बंगाल के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे चित्र को आप लोग अच्छी तरह से अगर अध्ययन कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारी तथ्य समझ में आने लगेगा। देखिए अब मैंने पहले भी बताया कि देखिए जहाँ पर ये आप देखेंगे कि
प्रयाग, ये पंच प्रयाग है, इसको याद रखना है कि जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे चार्ट से भी बताया गया है। जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है उसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अब चलिए बारी बारी से एक एक नदियों को, इनके जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी ये यमुनोत्री से निकलता है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद जो बंदर पूंछ श्रेणी में है, ठीक है, वहाँ से ये निकलता है। और बाएं तट से इसमें आकर के हिंडन, रिंद, सेंगर और करुणा नदी मिलती है किसमें? यमुना में। और दाएं तट से आकर इसमें चंबल, सिंध और बेतवा की नदियाँ मिलती है, ठीक है। गंगा की पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी, याद रखिएगा कि अगर पूछा भी गया है कि ये गंगा की, ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, लंबी सहायक नदी, तो याद रखेंगे ये है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी है। और यमुना नदी कहाँ मिलती है? ये प्रयागराज में आकर मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में आकर मिलती है गंगा से। चलिए अब लोग चंबल नदी की बात कर लेते हैं। उद्गम स्थल इसका है जाना पाव पहाड़ी, विंध्य श्रेणी में है और ये खड्डों का निर्माण करता है। ये चंबल नदी जो है वो खड्डों का निर्माण करता है और उत्तर प्रदेश में इटावा में आकर विलीन हो जाता है। इटावा के पास आकर के ये विलीन हो जाता है, ठीक है। फिर गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी बिहार के क्षेत्र में है, आपको मालूम होगा। बिहार में गंडक और बूढ़ी गंडक दो नदियां हैं और पटना के पास ये सोनपुर में जाकर मिल जाते हैं और उद्गम स्थल इसका नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में आप लोग देखेंगे महाभारत श्रेणी है, ठीक है, कहा है ये महाभारत श्रेणी है। नेपाल में महाभारत श्रेणी से ये निकलती हैं। अब हम लोग घाघरा नदी की बात करते हैं। उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद है इसका, ठीक है, और बिहार में ये छपरा के पास आकर मिल जाती है गंगा से। इसकी सहायक नदियाँ है तिला, सेती, बेरी और शारदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और कोसी नदी की बात कर लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार का, याद रखिएगा, बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी भागलपुर में गंगा से, भागलपुर के पास में ये गंगा से मिलती है, भागलपुर के आसपास में। इसका उद्गम जो है माउंट एवरेस्ट में है और ये नेपाल, ठीक है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से यह भी निकलता है। बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग बदलने में ये प्रसिद्ध है। ये नदियाँ जो है वो मार्ग बदलने में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है, ठीक है। रामगंगा नदी की बात कर ले तो इसका उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं और ये कनौज के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में नसीमाबाद मैदान में ये प्रवेश करती है। दामोदर नदी की बात कर ले तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है और भ्रंश घाटी की निर्माण करती है, ठीक है। मुख्य सहायक नदी इसकी बराकर है। दामोदर नदी की हुगली में जाकर यह मिल जाती है और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है इसी पर बना हुआ है। और ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। शारदा सरयू नदियाँ की बात कर लेते हैं तो शारदा सरयू नदियों का जो है हिमालय श्रेणी में है, ठीक है। मिलाम हिमनद है जहाँ से ये निकलती है। भारत के नेपाल सीमा में बहती है, नेपाल सीमा बनाती है ये। इसका अन्य नाम काली नदी भी है और नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सोन नदी की बात कर ले। सोन नदी इसका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। ये सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है और यहाँ पे एक जलप्रपात का भी निर्माण करता है। पटना में आकर ये गंगा से मिलता है। और पटना में ये कहाँ से मिलता है? याद रखिएगा, पटना में दो नदियाँ गंगा से मिलता है, एक पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी, और एक नदी और है सोन नदी। ये दोनों नदी गंगा से आकर पटना में मिलता है, ठीक है। महानंदा की बात कर ले तो इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। गंगा के बाएं तट से सहायक नदियां और पश्चिम बंगाल में गंगा से आकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो अब आप गंगा का जो गंगा नदी तंत्र है इसको भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है? तो जिस तरह से हम लोग देखे हैं कि गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र है, उसी तरह से एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भी आपको मालूम होगा कि मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है और ये अंगासी ग्लेशियर है, वहीं से निकलता है। इसका उद्गम स्थल जो है चिमायुंगडुंग ये हिमनद है और ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट ही है। ये अरुणाचल प्रदेश असम में बहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है, भारत के ये अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में बहता है। बाएं तट से इसकी दिबांग और लोहित और बूढ़ी दिहांग नदियां आकर मिलती है और दाएं तट से सुबनश्री, कामोंग, मानस और संकोच नदियां आकर मिलती है, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है।
दिहांग या सियांग के नाम से, असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा और गंगा से मिलती है। ये पद्मा, जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, प्रवेश करती है, तो वहाँ उसको पद्मा कहा जाता है। और पद्मा नदी अर्थात गंगा नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी से जब मिल जाती है तो उसको यमुना नदी के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, इसका निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे मानसरोवर झील है। ठीक है, और इसी मानसरोवर झील से निकलता है, ये मानसरोवर झील से निकलते हुए आप देखें इसको सांगपो नदी तिब्बत में कहते हैं, और इधर से तिब्बत से आकर बहुत सारी नदियाँ इसको मिलता है। और ये हमारे यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसे हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नदी से? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, सियांग या सांगपो नदी के नाम से। और ये आपको पासी घाट के निकट, याद रखिएगा, पासी घाट के निकट ये आकर मिल जाती है। ठीक है, पासी घाट के निकट। उसके बाद ये असम में बहती हुई, ठीक है, असम में बहती हुई, और ये आकर बहती हुई गुवाहाटी के मतलब इसी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और इससे सुनबसरी, दिहांग, घनाब, कई सारी नदियाँ आकर मिलती है। और ये आगे बढ़ती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में भी इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। किसमें? जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, और इधर से गंगा नदी, जिसको हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, मिल जाती है, और यहाँ से ये बन जाती है मेघना नदी। ठीक है, मेघना नदी, और ये लास्टली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये जहाँ मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबनसिरी नदी के बारे में हम लोग, ये तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, अफवाह इसका अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग देख लिए हैं 3 नदी तंत्र, जो हिमालयी नदी तंत्र था इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो इसको भी 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, दूसरी नदी जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही नदी है। अब देखिएगा जो बंगाल के खाड़ी में जो गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करता है, लेकिन जो अरब सागर में गिरता है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महानदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, महानदी देखिएगा, महानदी का उद्गम स्थल जो है सिहावा पहाड़ी है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। प्रमुख नदियों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहते हुए 851 किलोमीटर बहती है, और इसकी सहायक नदियाँ जोंक, ऊंक, तेल नदी जो है इसकी सहायक नदी है महानदी की। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से 1465 किलोमीटर बहती है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सरदृश्य प्रपात का रचना करता है ये, और बाएं तट से मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियाँ प्रवार, मूला, पेंडवांगुंग, मनेर है, और बाएं तट से इसमें मिलती है सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, वर्घा, ठीक है, प्राणहित, सबरी और इंद्रवती। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। देखिए यहाँ कृष्णा नदी है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे ये कृष्णा नदी, और ये कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये इसका जो उद्गम है वो पश्चिम घाट मलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कृष्णा नदी की जो उद्गम है पश्चिम घाट मलेश्वर की पहाड़ी में है, और ये महाराष्ट्र में है। और दाएं तट पर इसके सहायक नदी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा है, जबकि बाएं तट पर जो है वो नदियाँ भीमा, मूसा, मनेर निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये। याद रखिए कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी का देखिएगा उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है, कर्नाटक से ये निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, आप देख सकते हैं कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी है, ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से। और अपवाह क्षेत्रफल क्षेत्र जो है इसका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। जलप्रपात इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है इसी कावेरी नदी पर है।
800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दाएं तट की सहायक नदियाँ काबिनी, भावनी और अमरावती है। और इसके बाएं तट की भी सहायक नदियाँ आप देखेंगे हेमावती, सिम्मा और अर्कावती है। ठीक है, अब नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। अमरकंटक से ये निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक से निकलती है। और ये जो हो गई वो अरब सागर में बहने वाली नदियाँ हो गई। ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक से ये निकलती है, याद रखिएगा, अमरकंटक से ये निकलती है। ज्वार नदमुख मतलब एचुअरी के निर्माण करती है। विंध्याचल एवं सतपुरा के मध्य इसकी भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और विंध्याचल और सतपुरा के मध्य ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली ये नदी है। ठीक है, अब हम लोग तापी नदी की बात कर लेते हैं। तापी नदी, ठीक है, तापी नदी आप देख रहे हैं, ये तापी नदी है। और इसका भी उद्गम जो देखेंगे कि बैतूल जिला में मुल्लई में है, मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश गुजरात में ये बहती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ज्वार नदमुख मतलब एचुअरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहाव इसका अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नदियाँ और उसके आप देखेंगे नदियों के तट पर कौन कौन से शहर है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना है। वहीं यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा है और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। याद रखिएगा, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक, नांदेड़ और राजमुंडी है। रामगंगा के तट पर बरेली है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। सिंधु नदी के तट पर लेह है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। सतलज नदी के तट पर लुधियाना है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर है। ताप्ती नदी के तट पर सूरत और बैतूल है। स्वर्ण रेखा के नदी पर जमशेदपुर है। महानदी के तट पर कटक है। चंबल के तट पर कोटा है। ब्रह्मपुत्र के तट पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, ये गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। कपिल धारा, दुग्ध धारा ये नर्मदा नदी के पर है और ये मध्य प्रदेश में है। चुलिया चंबल राजस्थान, ठीक है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। कुंचिकल ये वराही नदी कर्नाटक में है। भारत के प्रमुख झीलों की बात करें, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील केरल में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में सबसे मीठे पानी की झील, याद रखिएगा। और सांभर झील सबसे खारे पानी की झील, यह भी याद रखिएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील ये है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पेरियार झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है और फिर डिंडवाना राजस्थान में है। इसके बहुदेशीय नदी परियोजना की बात कर लेते हैं तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नर्मदा नदी तट पर भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात शिव समुद्रम विद्युत जल परियोजना कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। पोचपाद परियोजना गोदावरी तेलंगाना। हिरंद परियोजना हिरन नदी उत्तर प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड और चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपने नदी तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र अर्थात अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है, अपवाह तंत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है, जितना हो सके कम से कम आप अपने एक ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से आप लोग को वीडियो और सारे सब्जेक्ट का बना कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।